हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं और इन फ्यूचर हम लोग ऐसे ही करके कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी है जिसमें क्या हो आपको कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आसान तरीके से समझ में आ जाए, मैं वो कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने ये टॉपिक रखा है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। ओके, तो जहाँ की फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कि व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इंडिकेट। ओके, तो आपको पता है कि सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड क्या होता है? तो एक जो वायर का जो कॉइल जो बना हुआ था, या हम लोग छल्ले बोल सकते हैं, छल्ले को कंबाइन करके बनाया जाता है, यानी बहुत सारे रिंग्स को कंबाइन, या फिर एक वायर को मोड़ के ऐसे 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 क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बेंड कर करके क्या करते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ कॉइल्स को एसोसिएट कराते हैं। तो इसमें अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो वायर है, इसी वायर को ऐसे बेंड करके ऐसे 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 करके बनाया गया है, तो एक सोलेनोइड का फॉर्म हो गया। अब इस अब इस वायर में करंट हम इधर से इनपुट कर रहे हैं, ऐसे करंट। सपोज मान लो कि यहाँ कोई भी सोर्स लगा हुआ होगा, AC DC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है और करंट इधर जा रहा है, मान लीजिए कि इधर I करंट जा रहा है। ओके ओके, मान लिया इधर I करंट जा रहा है इधर, तो I करंट जा रहा है, तो ये I करंट इधर गया और ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। अब ये जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर सोलेनोइड जो में जो करंट जो जा रहा है, जो इस मैकेनिज्म में जो करंट जो जा रहा है, वो देखो वो ऐसा कुछ जा रहा है। जैसे मान लिया कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये जो आपको एंड दिखाई दे, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये अपने तरफ है, उसके बाद ये अंदर बेंड करके ये अंदर जाएगा, मतलब ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वायर है, जैसे मान लिया जैसे ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, और ये जो बेंडिंग हो रहा है वो आपकी तरफ हो रहा है स्टूडेंट, ऐसा ऐसा बेंडिंग होते होते ऐसा बेंडिंग होते होते ऐसा ऐसा बन रहा है, ठीक है। यानी एक्चुअली हमको दिखाने का मतलब ये है कि जब भी करंट जो आएगा ना, वो पहले इनटू द प्लेन जाएगा, ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन जाएगा, ऐसे होते हुए फिर ऑन टू द प्लेन, फिर ऐसा जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 आएगा। ओके, तो इसमें यही है कि यहाँ पे जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, और इस पॉइंट पे ये इनटू द प्लेन है, जो कि हमने ये साइन कर दिया है। तो क्रॉस का साइन जो होता है सर्कल में क्रॉस का, वो इनटू द प्लेन है, यानी यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, फिर अंदर घूमते घूमते सर्कुलर पाथ में फिर यहाँ पे बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, ऐसे करते 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 यहाँ से करंट वापस चला जा रहा है अपने सोर्स में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको दिया गया है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नियर द एंड्स, इसमें आपको बताना है ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी करंट जाएगा ना, तो करंट जाएगा, तो अब इसमें हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर, अब जो करंट इस लूप में घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर हम देखेंगे अपने तरीके से, या आप देखोगे, तो जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो एक्चुअली करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ये अपने राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करेंगे। तो थंब रूल को यूज़ करेंगे, तो जिधर करंट कैसे जा रहा है, अगर हम इधर से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज है, अगर इधर से देखेंगे, अगर इस साइड से देखें, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन ये है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर लूप में अगर करंट जा रहा होता है, तो ये जो मेरा 4 फिंगर है उसी को हम लोग क्या करें, लूप के डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं, और जो थंब होता है वही मेरा क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दे रहा है कि करंट ऐसे जा रहा है, जब राइट साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज आएगा, तो क्लॉकवाइज में जब अपने हैंड को ऐसे ऐसे टर्न कराऊंगे राइट हैंड को, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके ओके,
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, यानी हमको समझ में आ रही अब ये जो करंट है वो पूरे लूप में ऐसे 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 घूमते 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 जा रहा है। यानी इनसाइड द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसे है, इस लाइन पे है। और लाइन कैसे है, तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। यानी हम लोग जानते हैं। और सिंपल केस में हम लोग बार मैग्नेट के केस में क्या देखते हैं कि जब भी हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है, बार मैग्नेट के केस में हमने देखा है कि नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है वहाँ से निकलता है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट करता है और साउथ पोल पे आके टर्मिनेट करता है। एक्चुअली ये सारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्लोज लूप होता है, यानी एक क्लोज लूप कर्व बनाता है। यानी जो भी लाइंस यहाँ से निकलेगा वो बहुत बड़े या बहुत छोटे लूप में आके एक लूप को कंप्लीट करेगा, तभी मेरा क्लोज लूप लाइंस मैग्नेटिक लाइंस बनेगा। ओके, तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रेट लाइन है वो तो इन्फिनिटी पे निकल जाएगा क्योंकि ये सीधे जा रहा है और इन्फिनिटी क्लोज लूप लाइन हो जाएगा। बाकी जो भी लाइन है वो धीरे धीरे कर्व होते जा रहा है, यानी एक्चुअली क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। इसको डाइवर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्लोज लूप को बनाना है। ये जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा दिखा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ से आया, क्लोज लूप बनाते 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 ऐसे बना देगा। वैसे ही ये सेकेंड वाला जाएगा ऐसे ऐसे, आपको दिखाने के लिए बना रहा है, लेकिन नेचर आपको समझ में आ रही होगी कि ये डाइवर्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये क्लोज लूप को बनाना है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी दे रखा है, हमने दे दिया है, आपको समझ में आया होगा डाइवर्ज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस किस लिए होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन से क्लोज लूप होता है, इसी के लिए एंड पे क्या होता है, डाइवर्ज होता है, ठीक है। अब जैसे कि बार मैग्नेट कहीं केस देख लो, तो बार मैग्नेट में अब ये जो सोलेनॉइड जो केस होता है वो सिमिलर टू बार मैग्नेट का केस होता है, ठीक है। तो बार मैग्नेट में भी वही होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो सारा प्रॉपर्टी मतलब शो कराता है बार मैग्नेट का। मतलब इसका एक एंड जो होता है नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा एंड होता है साउथ पोल हो जाता है। अब आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि नॉर्थ पोल, अब करंट के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं नॉर्थ पोल। अब देखो, अब इसी में हमने जो लूप का जो लिया है ना, लूप को लिया है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाने की तरह के लिए। तो ये मेरा जो करंट ऊपर गया है तो ये नॉर्थ पोल बना दिया है। लेकिन अगर इसी लूप में हम ये करंट को अंदर से बाहर की तरफ ले लेते तो ये वाला पॉइंट मेरा ऑन टू द प्लेन हो जाता है। देखो अंदर से बाहर मतलब ऐसा कुछ, मान लो कि ये ऐसा है ऐसा। अब ये मेरा करंट कैरिंग है, ये वाला जो करंट कैरिंग है अब यहाँ से इसके तरफ आ रहा है, यानी अंदर से मेरे तरफ आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे वो मेरे तरफ आ जाता है, यानी ऑन टू द प्लेन हो जाता है यहाँ पे। तो जब ऑन टू द प्लेन हो जाता है तब यहाँ पे लाइन जो हमने दिखाया है डाइवर्जिंग केस में निकलता हुआ जो मैग्नेटिक लाइन्स, अब ये इसमें इंसर्ट करता हुआ मैग्नेटिक लाइन्स आ जाता। उस केस में ये जो मेरा पोल हो जाता वो साउथ पोल हो जाता, लेकिन इस केस में मेरा ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है। क्यों, क्योंकि ये मेरा जो वायर जो है वो वायर में जो करंट जा रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। अगर वायर में करंट, अगर आप कॉम्बिनेशन में ऐसा दिखाते कि करंट अंदर से बाहर की तरफ आता है इस पॉइंट पे, तो ये मेरा पोल साउथ पोल हो जाता। अभी इस कंडीशन में मेरा नॉर्थ पोल है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छे तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बार मैग्नेट को कोरिलेट भी करा दिया, ठीक है। इसको सोलेनॉइड को कि एक एंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल, और दूसरे एंड को साउथ पोल, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, हम लोग जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, there a similar magnetic field produced around a thin beam of moving alpha particle and neutrons. Okay, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग मेटालिक वायर है तो उसमें जो करंट फ्लो करता है तो करंट के हिसाब से उसमें एक मैग्नेटिक लूप लाइंस बन जाता है उसके सराउंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसी से मतलब सिमिलरिटी में लिए हुए, अगर सपोज मान लो कि एक थीन मूविंग अल्फा पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट कराए या फिर न्यूट्रॉन को अगर प्रोजेक्ट कराए, तो क्या ये इस करंट कैरिंग वायर के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करा पाएगा। जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट ये है, हम लोग जानते हैं कि इसमें करंट जा रही है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होके अगर सपोज एक पतला लेयर बना देते हैं हम अल्फा पार्टिकल का, यानी अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है
अल्फ़ा पार्टिकल बीम क्या हो, जैसे लाइट बीम होता है ना, छोटा लाइट रेज जाता है, तो वैसे ही लाइट रेज अगर अल्फ़ा पार्टिकल का लाइट बीम अगर जा रहा है या फिर न्यूट्रॉन्स का लाइट बीम जा रहा है, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल या न्यूट्रॉन्स का लाइट बीम क्या वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करा पाएगा, यही क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो कैरिंग कंडक्टर है वो अपने सराउंडिंग में कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो देखते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी आगे बता रखा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेरा करंट कैरिंग वायर हो गया, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर हो गया। अब हम मान लेते हैं करंट कैरिंग वायर इसमें बॉटम टू टॉप जा रहा है। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में। तो अब बताओ स्टूडेंट्स की ये जो अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक लूप्स बनाएगा, मैग्नेटिक वो कैसे बनाएगा, ऐसा कुछ बनाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक लूप्स जो है ये कौन से प्लेन में है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। मतलब ये जो सर्कुलर लूप बन रहा है ना, वो करंट जिस भी एक्सिस में है या जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई के अलोंग हम क्या किए हैं, वाई के अलोंग अगर हम इस करंट को दिखाए हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लूप जो बनेगा वो इस y के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। अब y के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन, क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है या लूप क्या होता है, एक प्लानर ज्योमेट्री होता है या प्लानर ग्राफ होता है। तो अगर y एक्सिस के अलोंग करंट जा रहा है तो इसमें जो सर्कुलर लूप बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा, तो वो एक्स जेड प्लेन में बनेगा। तो जेड प्लेन क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और एक्स प्लेन क्या है ये। तो यानी ये जो सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये कौन से प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में है। यानी ये जो सर्कल है वो एक्स जेड प्लेन में है। क्यों, क्योंकि वाई जो हम लिए हैं वो वाई एक्सिस करंट जो लिए हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट लिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यानी ये सराउंडिंग में मेरा एक लूप बनाता है और हमको मैग्नेटिक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो जिस भी पॉइंट पर देखना होता है उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींच देते हैं तो वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है। ओके, ये तो हुआ सर्कल मतलब करंट कैरिंग वायर का के हिसाब से। अब सपोज अल्फ़ा पार्टिकल, तो सबसे पहले हमको अल्फ़ा पार्टिकल ढूंढना होगा, अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम न्यूक्लियस, तो जब भी आपको न्यूक्लियस का बात होगा तो उसमें कौन सा पार्टिकल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो क्योंकि अब अल्फ़ा पार्टिकल है तो एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल का बात हो रहा है यानी हीलियम न्यूक्लियस का बात हो रहा है, यानी वो किसका बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहा है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज का बीम अगर वैसे ही अगर ले लेते हैं तो ये भी तो एक चार्ज पार्टिकल ही है और पॉजिटिव चार्ज ही पार्टिकल है। अब करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ही डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, यह होता है। तो इस कंडीशन के लिए कि इसके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन बन रहा है या लूप बन रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के केस में यानी बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के केस में इसका भी जो मैग्नेटिक लाइन्स जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा इस वाले केस के लिए। यानी अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल अगर मान लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है, और पॉजिटिव पार्टिकल मतलब पॉजिटिव पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है यानी करंट का मूवमेंट हो रहा है। तो जिधर पॉजिटिव पार्टिकल मूव करता है करंट का डायरेक्शन भी उधर ही होता है। तो इस कंडीशन में मेरा जो मैग्नेटिक लाइन्स लूप बनेगा वो सिमिलर होगा पहले वाले केस के लिए जो इनिशियल केस मेरा गिवन है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले केस के लिए। अगर न्यूट्रॉन, तो हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन तो क्या होता है, चार्जलेस होता है, उसके पास सिर्फ मास होता है। तो वो सराउंडिंग वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा या अफेक्टेड होगा किसके लिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये या फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये नहीं आएगा। तो न्यूट्रॉन के केस में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा या मैग्नेटिक फील्ड लूप्स नहीं बनेगा, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल के केस के लिए ये बनेगा। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ मैग्नेटिक कंपास shows a deflection when placed near a current carrying wire. How will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increased? ओके, देखो अब हमको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो कैसा होता है, तो जिस
बी डायरेक्शन में, यानी जो भी प्लेन में अगर करंट जा रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस जो होता है, ओके, या मैग्नेटिक लाइंस लूप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे, कि कितना करंट फ्लो करता है, और पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फार्मूला नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम एक आप लोग के लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप का एक हम ये वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारे फार्मूले और सारे कंसेप्ट को हम लोग ओवरव्यू करेंगे, और मतलब थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू करेंगे जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कंसेप्ट का, ठीक है। सारे का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे ओवरव्यू अच्छे तरीके से। तो वो आगे हो सकता है 2 या 3 दिन में आ जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उसको अच्छे से समझिए। इसका जो भी, क्योंकि आपका जो टर्म सेकंड है उसका तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड, उसी में हम एक ओवरव्यू बहुत अच्छे तरीके से हम लाने जा रहे हैं, ठीक है, जो 2 या 3 दिन में वो आ जाएगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें जो भी कंसेप्ट होगा वो बहुत बेसिक से बताएंगे और बहुत कम ही शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कैरिंग वायर के। तो करंट का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करेंगे तो उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसके करस्पॉन्डिंग जिस भी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लें, तो मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कंपास का निडल भी क्या हो जाएगा, उसमें डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, वही हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी प्लेन ऑफ पेपर पर रखा हुआ है जस्ट, ओके। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। देखो वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग का तरीके से पूछा गया। ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे आई जो कि ये दे रखा है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई फ्लो कर रहा है, और एक राइट हैंड पॉइंट पे, यानी राइट हैंड में एक पॉइंट है और लेफ्ट हैंड में एक पॉइंट है, यानी राइट रीजन में एक पॉइंट है, लेफ्ट हैंड रीजन में एक पॉइंट है। राइट हैंड रीजन में जो पॉइंट है वो R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है P पॉइंट, और लेफ्ट हैंड में है जो R2 पॉइंट पर, R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q पॉइंट, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लूप जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द ये लाइन होगा, ठीक है। अब हमको पता करना है कि P और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या है। तो देखो P जो है राइट में है, तो P जो राइट में है तो ये लूप जो जाएगा, सबसे पहले तो आप देख लो कि लूप में मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से तो ऐसे जाएगा, ऐसे। अगर नीचे से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लूप्स का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, यानी करंट के डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा मैग्नेटिक लूप्स का डायरेक्शन। और करंट को ऊपर से देखेंगे, यानी ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो हम नीचे से ही देख रहे हैं, तो नीचे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, क्योंकि तो क्लॉकवाइज है। तो अब हमको क्या करना है कि अब R1 और R2 अलग अलग है, यानी डिस्टेंस दोनों का अलग अलग, यानी अब हमको पता है कि करंट तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन डिस्टेंस डिसिमिलर है। तो अब जैसा कि हमने अभी बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और Q पॉइंट पे भी निकालना है। तो यहाँ पे R1 जो है वो बड़ा है R2 से, यानी जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और जिसका डिस्टेंस कम होगा वायर से, ये जो वायर है उसका उसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होगा। यानी P और Q के केस में P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो थोड़ा सा कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q पॉइंट के। क्यों? क्योंकि Q पॉइंट नज़दीक है और P पॉइंट थोड़ा सा दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर इसको लिखना चाहोगे तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आप ऐसे बी को मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो मैग्नेटिक लूप्स जो बना का डायरेक्शन दिखा है वो नीचे से अगर देखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पी पॉइंट को लेंगे तो पी पॉइंट क्योंकि प्लेन पे है तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट इनटू द प्लेन आएगा, यानी पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा, और वहीं क्यू पे आएगा वो बाहर निकलेगा, क्यू पे बाहर निकलेगा, पी पे अंदर जाएगा। तो क्यू पे जो होगा वो ऑन टू द प्लेन होगा, यानी मेरे आंखों की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और पी पॉइंट पे वो इनटू द प्लेन होगा, यानी बोर्ड के नीचे ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्यूज़ यूज्ड इन द सीरीज विथ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, why should a fuse with defined rating not be placed by one with larger rating? ओके, तो देखिए फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक पतला सा वायर क्या होता है हम लोग जोड़ते हैं, और वो पतला सा वायर जोड़ते हैं। क्यों पतला सा वायर जोड़ते हैं? क्योंकि इसका अपना एक एडवांटेज और अपना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, पतला वायर जोड़ने में क्या होता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही वो टॉलरेट कर पाता है, उसके बाद अगर ज़्यादा करंट आएगा तो वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और पतला वायर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहेगा, जनरली 200 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो इसका यूज़ इसलिए होता है कि जब भी हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं ना, तो फ्यूज़ का यूज़ में उसमें रेटिंग लिखा हुआ होता है। रेटिंग मतलब ये इतना करंट को टॉलरेट कर सकता है और इतना डिग्री पे ये क्या कर सकता है, ये पिघल जाएगा। जाहिर सी बात है सिर्फ करंट ही लिखा हुआ होता है जनरली, और उस करंट के हिसाब से ही हम लोग उसमें, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी वायर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, तो उसके अनुसार उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफाइन हो जाता है। तो इसको यूज़ करने का ये पर्पस होता है कि सर्किट जो होता है सर्किट को बचा देता है, या फिर अगर हम घर का बात बोले तो घर में जो भी वायरिंग होता है तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस रखे मतलब लगे हुए होते हैं उसको बचाता है। तो ये दो तरीके से काम करता है। एक ठो क्या कहते हैं, ये सिंपली एक पर्टिकुलर वैल्यू तक के करंट के लिए ही ये सही रहता है। ज़्यादा करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो ये फ्यूज़ क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, जिससे हमारा सारा अप्लायंस बच जाता है। और ये करंट कैसे बढ़ता है, तो करंट दो तरीके से बढ़ सकता है। एक करंट क्या होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है कि करंट का जो वैल्यू होता है ना वो एक्सेसिवली इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण क्या होता है करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करता है तो तुरंत वायर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और हो सकता है मेल्ट करके शॉर्ट सर्किट मतलब ये हो जाए, आग लग जाए। यही केस होता है। इसको दूसरे तरीके में बोलेंगे कि ये एक तरीका हो गया शॉर्ट सर्किटिंग का। दूसरा तरीका होता है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है कि अगर बहुत हाई कंज्यूमिंग अगर डिवाइसेस है, हाई कंज्यूमिंग एनर्जी डिवाइसेस होता है, जैसे एसी हो गया और भी बहुत सारे जो हाई कंज्यूमिंग डिवाइसेस होते हैं, लेकिन हमारे घर में तो फिक्स करंट का वैल्यू आ रहा है। अगर सपोज मान लो कि 4-5 अगर एक साथ ही अगर ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एनर्जी यानी करंट जो है ना बहुत तेज़ी से या करंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आने लगता है। अब क्योंकि वायर जो है उतना टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो अगर फ्यूज नहीं बना हुआ होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्योंकि हाई करंट आ रहा है तो वो करंट वायर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगेगा और फिर से आग लग जाने का चांसेस होता है। लेकिन फ्यूज़ क्या करेगा, क्योंकि उतना करंट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा अप्लायंसेस वर्क कर रहा होता है, तो इसीलिए वो ब्रेक कर जाता है, यानी टूट जाता है, मेल्ट कर जाता है, जिसके कारण जो पॉसिबल जो फायर जो होने मतलब पॉसिबिलिटी होता है वो उसको बचा देता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, फ्यूज़ ब्रेक होता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग है या फिर हो भी सकता है। ठीक है, तो दो केस होता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, जिसके लिए हम लोग फ्यूज़ हमको हमारे अप्लायंसेस या डिवाइसेस या फिर आग लगने से बचा देता है। तो आई होप हमने वहीं लिखा है, तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक डायग्राम दे रखा है बार मैग्नेट का, और इसमें चारों कॉर्नर पे सर्कल बना के रखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और ये बार मैग्नेट एक्स और वाई दे रखा है। एक इसमें सर्कल में एक डायरेक्शन दे रखा है, ये सर्कल एक्चुअली के कंपास से रखा हुआ है ABCD। ओके, एक्चुअली ये D है तो इसको D बना लेते हैं। ओके, एक मिनट, ये मेरा D है तो इसको बना लेते हैं D। ठीक है, तो ये D है। ओके, तो C, अब C में कंपास का डायरेक्शन आपको दे रखा है। अब इसके हिसाब से हर एक ABCD के
में कंपास का डायरेक्शन आपको बताना है और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि एक्स और वाई का पोलैरिटी क्या है। तो क्यों कि हमको सी में जो कंपास का डायरेक्शन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, तो ऐसे दे रखा है इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल जो है वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में है। तो जब नॉर्थ पोल लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक लाइंस जो हो रहा है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रहा है तो हमको क्या समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन इनपुट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन इस पर क्या हो रहा है, इन कर रहा है, इन कर रहा है, इन कर रहा है, ठीक। और मैग्नेटिक लाइन इन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वाई जो है, अब हमको पता है कि मैग्नेटिक लाइंस कहाँ पे इन करता है, तो मैग्नेटिक लाइंस साउथ पोल पे इन करता है। तो ओके, तो क्योंकि वाई जो है, वाई पे मैग्नेटिक लाइंस इनपुट हो रहा है, यानी वाई जो बनेगा वो क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि साउथ पोल पे ही मैग्नेटिक लाइंस आके इन करते हैं। तो वाई पे यहाँ पे इन कर रहे हैं क्योंकि सी का पे डायरेक्शन क्या बता रहा है, ऐसे लेफ्ट वर्ड बता रहा है, यानी वाई पे आके इन कर रहे हैं। तो वाई पे आके इन कर रहे हैं यानी वाई का जो पोलैरिटी है वो कैसा है, साउथ पोल का पोलैरिटी। तो जैसे ही वाई पे पोलैरिटी साउथ पोल का हो जाएगा तो एक्स पे कैसा पोलैरिटी हो जाएगा, नॉर्थ पोल पे हो जाएगा। अब क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलते हैं, ये ऐसे बाहर निकलेंगे, तो अब ए में जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए में डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, बाहर निकलेगा यानी लेफ्ट वर्ड। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या हो डायरेक्शन, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा आपको पता है कि अगर ये ऐसे लूप बनता है, ऐसे लूप बनता है, तो इसमें तो यहाँ का डायरेक्शन तो ये यही मेरा डायरेक्शन होता है ये वाला। अब बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे कंपास अगर यहाँ पे डालोगे तो कंपास का जो निडल होगा वो राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और नीचे भी कंपास का डायरेक्शन राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और जो मैग्नेटिक लाइन जाता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या डायरेक्शन हो जाएगा, आपको ये भी ऐसे हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा। तो देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर में बताया है a plotting compass is P A C E D, कौन सा क्वेश्चन है, ओके अच्छा ये क्वेश्चन है शायद। प्लॉटिंग कंपास इज पी में है ये कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट यहाँ पे दिया है, देखो देख लीजिए यहाँ पे एक सोलेनॉइड बनाया गया है और इसमें करंट, इसमें बैटरी लगा दिया गया है और बैटरी प्लस है, यानी करंट इधर से आएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। और इसमें जब करंट ऐसे जाएगा तो आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कंपास को रखा हुआ है वो सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया है। तो सोलेनॉइड के अंदर जब डाला है तो कंपास का जो डायरेक्शन है वो ऐसे दिखा रहा है, ऐसे, तो यानी राइट वर्ड डायरेक्शन, यानी नॉर्थ पोल जो है वो इसका इधर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब हमको पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस जो होता है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। यानी ये जो करंट जो जा रहा है ना, करंट जा रहा है, ये क्या होगा, ये साउथ पोल इसको बनाएगा और इसको नॉर्थ पोल बनाएगा। अब ये साउथ पोल कैसे बनाएगा ये हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम ये इस पॉइंट पे अगर ये बाहर से अंदर की तरफ जाता तो नॉर्थ पोल बना जाता, तो क्योंकि बाहर से ऐसे जाता, बाहर से अंदर, यानी थंब का डायरेक्शन इधर होता है, नॉर्थ पोल बनाता है। लेकिन इस कम्बिनेशन में जो है वो वायर जो है वो ऐसे है, वायर जो है करंट का वायर वो ऐसे जा रहा है और वो ऐसे आ रहा है मेरे तरफ आप देख लोगे तो आपके तरफ आएगा, तो आपके तरफ आएगा, यानी ऐसे और ऐसे आ रहा है, तभी जाके होगा। तो करंट ऐसे आएगा, तो ऐसे करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन राइट वर्ड होगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे वो ऑन टू द प्लेन होगा, ये ऊपर ऑन टू द प्लेन होगा ये सारा, और नीचे जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा, तभी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तभी जाके इनटू द प्लेन, ऑन टू द प्लेन और देन इनटू द प्लेन, तब जाके थंब का डायरेक्शन राइट वर्ड डायरेक्शन में आएगा, तब साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाएगा मेरा, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ। मैं जो कंपास का जो डायरेक्शन दे रहा है उसको जस्टिफिकेशन आएगा, यानी जस्टिफाई होगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, जो मैंने बोला उसको अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में है करंट फ्लो, डिस्क्राइब द कंप्लीट द डायग्राम बाय ड्राइंग एरो हेड टू इंडिकेट द डायरेक्शन। ओके, हमने डायग्राम बना दिया, अब समझ में आ गया। अब इसमें है ना, इस लूप में भी हम अगर आपको मन है तो बना लोगे। तो देखो, क्योंकि ये बाहर से अंदर के, ये ऊपर वाले में बाहर आ रहा है और नीचे वाले में अंदर जा रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो इसमें। ओके, हमने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे आंसर बना रखा। ये जो डायरेक्शन दे रखा है वो ऐसा ही है, यानी क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है। ये बाहर है, ये अंदर है, बाहर है, अंदर, बाहर, अंदर है। इसको यहाँ पे बना सकते हैं कि ये बाहर है, ये बाहर है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से करंट, और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। ये इसको डिफाइन करेगा, जो कि गिवन कंडीशन है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया, आप लोग देख लो। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वैसे हमने बता दिया, फिर से देख लो। एक वायर है, ये वायर है, ये तो ये वायर नीचे से ये बैटरी से आ रहा है जो कि गिवन है, और ये जो लूप जो घूम रहा है वो मेरे तरफ घूम रहा है। ठीक है, और जब आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग को देख लो कैसे दिखाई देगा, वो आप लोग भी आपके तरफ दिखाई देगा। तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि राइट साइड से देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे, इधर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। कहने का मतलब है, यहाँ से अगर देखो, अगर इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज ऐसे, और इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, करंट का लूप, तो करंट के लूप जब दिखाई देगा तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, नॉर्थ पोल बनता है। ओके, सेकेंड वाला है डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ऑलरेडी हमने बता दिया, क्योंकि जैसे ही कंपास देखें तो कंपास क्या है, तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द सोलेनॉइड जाता है, द डायरेक्शन जो है वही हमने लिख दिया यहाँ पे, इनसाइड सोलेनॉइड ऑलवेज इंड्यूस्ड साउथ पोल। इंड्यूस साउथ पोल जाहिर सी बात है, सोलेनॉइड में जब भी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ही होता है, क्योंकि करंट के कारण आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंड्यूस्ड साउथ पोल। ठीक है, इंड्यूस्ड साउथ पोल टू इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल इनसाइड द सोलेनॉइड, और आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा, फ्रॉम इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल टू इंड्यूस्ड साउथ पोल। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है स्टूडेंट, द वायर इन द फिगर बिलो इज बीइंग moved downwards through a magnetic field so as to produce induced current। ओके, तो अब यहाँ पे कम्बिनेशन है, ये एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट, नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक क्या है, कॉइल को ऐसा कॉइल है, उसमें क्या करना है, इसको मूव कराना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मूविंग द वायर एट हाई स्पीड, ये वायर को बहुत ही तेज़ी से मूव करा रहे हैं तो क्या होगा। तो हमको पता है कि जब भी कोई भी ज्योमेट्री का वायर, अगर जिसके पास एक एरिया है, अगर वो मैग्नेटिक लाइंस को अगर क्रॉस आउट करता है, या मैग्नेटिक लाइंस को अगर जाता है, तो मैग्नेटिक लाइंस को जैसे ही वो पार करेगा, या मैग्नेटिक लाइंस को जैसे ही काटेगा, तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। तो जैसे ही फ्लक्स जनरेट होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा, पहले फ्लक्स नहीं था तो बाद में फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो चेंज इन फ्लक्स आता है, तो उसके कारण ही क्या होता है, उस वायर में क्या होगा, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने, यानी इंड्यूस करंट डेवलप होने लगता है। ठीक है, अब वो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंज लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी लेंज लॉ क्या कहने देता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसको बहुत तेज़ी से अगर इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी तेज़ी से चेंज होगा, यानी इंक्रीज करेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अब उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज नहीं करने देना चाहेगा कौन, तो बाय द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या फिर हम लोग लेंज लॉ के हिसाब से बोल सकते हैं। तो लेंज लॉ के हिसाब से ही ये जो लूप में जो डायरेक्शन आएगा करंट का, वो उसको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मूविंग द वायर एट हाई स्पीड, तो इसमें हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि इंड्यूस करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इसका डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ में, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है,
तो अगर इस करंट कैरिंग लूप जो है इसमें, क्योंकि इसमें इंड्यूस करंट आएगा, तो इंड्यूस करंट में कौन सा डायरेक्शन होगा जो इस लूप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर जाए, अपोज कर जाए। जब अपोज करेगा तभी इधर जाके मेरा कांस्टेंट होगा। तो आप लोग देख लो, इसमें ये आपका टास्क हो गया कि कौन से ये हर एक आर्म में कौन सा डायरेक्शन होगा जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज हो, ताकि मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई करे या लेंज लॉ सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा है, इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकेंड में है मूविंग द वायर अपवर्ड रदर देन डाउनवर्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये अभी नीचे जा रहा था, तो ये क्या हो रहा था, एक करंट इसमें इंक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, या कोई भी करंट का डायरेक्शन जो था वो, क्योंकि लेंज लॉ से हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे। अब जैसे ही क्या करेंगे, अगर ये नीचे नहीं ले जाने के कारण अगर ऊपर ले आएंगे, तो ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, अब पहले से जो इस वायर में करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन से सेटअप होगा, जो भी सेटअप हो, ठीक है। अब क्योंकि अब ये कब सेटअप हो रहा था, जब ये वायर को नीचे ले जा रहा था, ये कॉइल को नीचे ले जा रहा था। अब इस कॉइल को नीचे नहीं ले जाके ऊपर ले जाएंगे तो फिर सेम ही कंडीशन होगा, फिर से फ्लक्स चेंज होगा। तो अब जो फ्लक्स चेंज होगा वो क्या होगा, पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो पहले जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। अभी भी वहीं होगा, लेंज लॉ को फुलफिल करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो इंक्रीज कराएगा। मतलब ऐसा डायरेक्शन होगा जो उसको बैलेंस कर दे या फिर कांस्टेंट रखे हर एक पॉइंट पे। ठीक है, या हर एक कंडीशन के, तो तभी जाके मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल होगा या लेंज लॉ फुलफिल होगा। ओके, तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जो भी डायरेक्शन पहले वाला था उसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सी में। तो सी में है इंड्यूस करंट। अच्छा, सी में क्वेश्चन में बोल रहा है कि होल्डिंग द वायर स्टिल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रख देना, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, वो तो कौन से वायर को कट करेगा, तो इसी एरिया को कट करेगा, हमेशा एरिया को सेम ही एरिया। तो जब सेम ही एरिया को कट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो आ नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक कांस्टेंट है, एरिया भी इसका कांस्टेंट हो गया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट प्रोड्यूसिंग होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेबलाइज, मतलब वो उसको डिसाइड किससे किया जाता है, तो लेंज लॉ से। उसको नहीं करने दिया जाता है, लेकिन करेगा तभी करंट आएगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। ओके, तो चलिए, इसमें आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इस लूप में डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में, दोनों केस में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, अ मैग्नेटिक कंपास needle is placed in the plane of paper, okay, near a point A as shown in the figure, in which plane should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through A? There is no change in deflection of the compass under the what condition the deflection is maximum y. Okay, तो चलो, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कंपास का डायरेक्शन, ये कंपास रखा गया है प्लेन ऑफ पेपर पर, यानी मान लो कि ये तुम्हारा पेज है, पेज के ऊपर हमने यहाँ पे कंपास रख लिया, और कंपास में डिफ्लेक्शन, मतलब कंपास ये ऐसा बता रहा है, यानी ऐसा टिल्टेड है सपोज। अब ए पॉइंट पे, अब बताया गया है कि ए पॉइंट पे करंट को हमको डालना है। अब कैसे डालें कि ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। तो कहने का मतलब ये कंपास निडल है जो है ना, वो कहीं भी चेंज नहीं करे, इसमें एक डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी हमने देखा है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस में है, एक्स वाई। सपोज मान लो कि अगर हम एक्स वाई डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे देखें कि अगर इस प्लेन ऑफ पेपर को हम लोग एक्स वाई डायरेक्शन मान लो, ये एक्स वाई डायरेक्शन हो, ये एक्स और ये वाई हो गया। ओके, तो एक्स और वाई में यहीं कंपास का निडल ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन, यानी जैसे है वो वैसा रहना चाहिए। तो ए में करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अब करंट का डायरेक्शन ऐसे भी होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है अंदर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको बताना है कि वही कौन से डायरेक्शन होगा या कौन सा प्लेन होगा इसका। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन से प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। ओके, तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी ए पॉइंट पे कोई भी वायर, करंट कैरिंग वायर जा रहा है, अगर उसके कारण अगर मैग्नेटिक लाइंस अगर एक्स वाई प्लेन में आ गया, तब तो इसको ये अफेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, चेंज करा देगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ए पे ऐसा डायरेक्शन डालेंगे
जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसके प्लेन में नहीं है, यानी एक्स वाई प्लेन में नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर जेड में रखेगा, तब मेरा क्या आ जाएगा, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, जो हमको नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है, तो करंट कैरिंग वायर को कौन से डायरेक्शन में रखेंगे, तो इसी प्लेन के डायरेक्शन में रखेंगे। यहाँ अगर सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे रख लिए, कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर इस कंडीशन में होगा, यानी एक्स वाई प्लेन में अगर करंट का डायरेक्शन होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो जब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तब इस कंपास को कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि जो कोई भी करंट कैरिंग वायर जो लेंगे वो मतलब जिस प्लेन में कंपास है उसी प्लेन में वायर को भी डाल देंगे, जिसके कारण उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कंपास के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर आएगा, जिसके लिए कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और हमने थोड़ा सा बेसिक ये बता दिया है करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जो ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया मेरा, और उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने वैसे बेसिक बता दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि अ सर्कुलर मेटालिक लूप है, ठीक है, जो कि रखा हुआ है ऐसा डायरेक्शन में। बोला है कि ए टू बी में, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ए टू बी में करंट आई जा रहा है, सपोज करंट आई जा रहा है ए टू बी में, तो बताना है कि इसके कारण ये जो सर्कुलर लूप में है ना, वो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द लूप इफ़ एनी व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द स्ट्रेट वायर। फर्स्ट में बोल रहा है कि अगर करंट स्टेडी है तब इस सर्कुलर लूप में डायरेक्शन क्या होगा। सेकंड में बोल रहा है अगर करंट इंक्रीजिंग नेचर का है तब इसमें डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, जब करंट स्टेडी है मतलब करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट है सपोज, तो कांस्टेंट करंट है तो सराउंडिंग में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है। क्यों? क्योंकि इस वायर से डिस्टेंस अलग अलग है ये दोनों सर्कुलर लूप का। ठीक है, तो लेकिन जो भी है, तो इसमें जो भी मैग्नेटिक लाइंस जो पड़ेगा ना, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो पड़ेगा, तो वो तो चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट मेरा फिक्स है। तो जब करंट फिक्स है तो इसमें चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। तो जैसे ही इसमें चेंज इन फ्लक्स जब नहीं, जब फ्लक्स जब कांस्टेंट ही है तो उसको क्या घटाया और क्या बढ़ाएगा, यानी इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कांस्टेंट करंट के लिए इसमें कोई भी चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, जिसके लिए इंड्यूस करंट भी जीरो होगा। यानी फर्स्ट का आंसर तो हमको समझ में आ गया, फर्स्ट का आंसर समझ में आया। सेकंड के आंसर में देखते हैं कि अगर करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करने लगेगा। अब देखो, अब अगर करंट का वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका डिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे अब टाइम के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम के साथ करंट इंक्रीज करने का मतलब ये हो रहा है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप में भी चेंज कर रहा है। तो अब ये करंट इंक्रीजिंग नेचर का है। यहाँ पे अगर देखिए तो आई अगर इंक्रीजिंग नेचर का है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग नेचर का होगा। यानी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा फाई, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, वो भी इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्योंकि अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो करंट ए टू बी में जा रहा है, यानी ये है करंट ऐसे ऐसे जा रहा है और ये मेरा पॉइंट ऐसे है, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ऑन टू द प्लेन है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमने क्वेश्चन बना रखा है ये वाला सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो ऑन टू द प्लेन होगा, यानी बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, यानी ऐसा कुछ बाहर, चारों तरफ बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ए टू बी में है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यानी अब हमको देखना है, क्योंकि लेंज लॉ अप्लाई हो जाएगा। लेंज लॉ क्या बोलेगा कि मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए, इस लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए जिसके कारण, एक मिनट हमने इसको इरेज कर दिया, इस लूप में करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए इंड्यूस करंट के कारण, जिसके कारण ये जो इंक्रीजिंग फ्लक्स था या इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर दे, मिनिमाइज करके कांस्टेंट कर दे, यानी मतलब चेंज
नहीं करने देना चाहता है। तो अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऑन टू द प्लेन है, यानी इस जो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसका डायरेक्शन अंदर होगा, तभी तो इसको डिक्रीज कराएगा, यानी तभी तो फ्लक्स को मिनिमाइज कराएगा फिर कांस्टेंट की तरफ ले जाएगा। तो अब बताओ कि उस कंडीशन के लिए कि इसमें इसके कारण इंड्यूस्ड करंट के कारण अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट टू द आउटर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तभी तो मेरा काम बनेगा। तो कौन से डायरेक्शन में करंट को रखना पड़ेगा, तो इस सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो वो भी उसका मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल से मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही बढ़ेगा, यानी ये और बढ़ाने लगेगा, तो ये तो फुलफिल नहीं करेगा लेंज लॉ को। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का इंड्यूस्ड आई जो इंड्यूस्ड हुआ आई इंड्यूस उसका डायरेक्शन क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, थंब नीचे जा रहा है, यानी इस करंट कैरिंग वायर जो ए टू बी में था इसके कारण जो सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑन टू द प्लेन है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ वो इन टू द प्लेन होगा, तभी जाके मेरा लेंज लॉ फुलफिल करेगा और मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा फुलफिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कुलर लूप में जो करंट इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज में होगा। आई होप ये समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको रिपीट कीजिए और फिर से समझिए, बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट है ये। और ये करंट है मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, और ये फ्लक्स है, यही फ्लक्स क्या हो रहा है एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है। इसी एनर्जी को क्या करते हैं कांस्टेंट करते हैं लेंज लॉ के अनुसार। ओके, तो हमने जो अभी डिस्क्राइब करा है स्टूडेंट इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, वैसे मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। लिखा हुआ है व्हेन करंट इज स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज कांस्टेंट, hence there is no any magnetic flux change, that means no any induced current in the loop में फर्स्ट केस के लिए कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। सेकंड केस के लिए हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ करंट इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर देन मैग्नेटिक फील्ड हैज़ सेम नेचर, जैसे इंक्रीजिंग नेचर का होगा डेट लीड्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा तो इंक्रीजिंग नेचर का ही होगा। सो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। अब ये कॉइल इंड्यूस होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बट एज मैग्नेटिक फील्ड इज, इसको फील्ड यहाँ पे छूट गया है या फ्लक्स भी लिख सकते हैं, एज मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग नेचर direction of current will be in opposing this increasing flux nature, okay, according to the Lenz law, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उस करंट के उस डायरेक्शन में होगा जिसके कारण ये जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है वो क्या कर जाए डिक्रीज कर जाता है। इंक्रीजिंग फ्लक्स डिक्रीज कब करेगा, जब जो मैग्नेटिक फील्ड का पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो आउटर करंट के कारण आया है तो उसके डायरेक्शन को काउंटर करना है, यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट नेचर में होगा, तभी जाके मेरा ये कंडीशन फुलफिल होगा। और ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड टूल से निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा है कि मैक्सवेल राइट हैंड का ये यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ पे एसी और डीसी में फ्लेमिंग लेफ्ट और फ्लेमिंग राइट हैंड का यूज़ करते हैं वहीं पे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस कंडीशन में जब भी होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन निकालना होगा तो मैक्सवेल राइट हैंड का ही यूज़ कीजिएगा। देख लीजिएगा आपके सिलेबस में है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम वैसे आई होप आपके सिलेबस में दिया हुआ होगा, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल का ही यूज़ कीजिए, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल का भी यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज हमने जो 10 क्वेश्चन लिया था उसका डिस्क्रिप्शन कर लिया है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ होगा, आपको ये कंडीशन या कोई भी जो कंसेप्ट है को क्लियर करने का हमने कोशिश किया है इसमें। वैसे इसका हम ओवरव्यू कंसेप्ट ओवरव्यू लाने वाले हैं, 2 या 3 दिन में आ जाएगा। तो सारे ओवरव्यू कंसेप्ट आएंगे इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके।
अगर समझ में आया बहुत अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, जो भी नीडी स्टूडेंट उन लोग को मिले, और लोग को, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को होता है क्लियर नहीं होता है, जिनमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं यही अर्ज करूँगा कि आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।